विधानसभा सीटें हैं उसमें दिखाई पड़े। ठीक है निखिल, हम आपके पास वापस आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए मतदान से पहले गोरक्षपीठ मंदिर में महाराज गोरक्षनाथ से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। सुबह 7 बजे के आसपास वो मतदान करने के लिए भी पहुंचेंगे। सबसे हॉट सीट प्रदेश की अगर बात करें गोरखपुर शहर, जहां से पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। माना तो यह जाता है कि जिस गोरक्षपीठ में जो उम्मीदवार होता है, गोरखपुर की जनता, आसपास के जनपदों की जनता उसके साथ रहती है। देखना यह होगा कि हार जीत का अंतर कितना होता है। विकास के मुद्दे इस बार हावी रहते हैं या फिर जातीय समीकरण इस बार हावी रहता है। मुकाबला काफी कांटे का होने वाला है छठे चरण में, क्योंकि इस छठे चरण की अगर बात करें 2017 में बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली थी। लगभग 48 सीट बीजेपी गठबंधन ने जीती थी, लेकिन समीकरण तब कुछ और अलग थे। वहां पर ओपी राजभर तब बीजेपी के साथ में थे, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के साथ में ओपी राजभर हैं, बीजेपी के साथ में अपना दल संजय निषाद पार्टी भी है। उस वजह से समीकरण इस बार कुछ बदले से जरूर नजर आए। समीकरण बदले नजर आ रहे हैं, लेकिन ओपी राजभर का जाना, उनके वोट बैंक का जाना कितना बड़ा डैमेज होगा और क्या उसको अपना दल और निषाद पार्टी जो है उसको कवर कर पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। 2017 में 8 सीटें बीजेपी ने यहाँ पे जीती थी, 1 सीट बीएसपी के खाते में गई थी। इस बारी वापसी करना एक बड़ी चुनौती है। सबसे हॉट सीट गोरखपुर इसलिए क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से चुनावी रण में उतरे हुए हैं। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले जब मुख्यमंत्री बने थे तो एमएलसी बनकर वो मुख्यमंत्री बने थे और इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन गढ़ ये सीएम योगी आदित्यनाथ का काफी वक्त से रहा है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है गोरखपुर। कई बार से यहाँ से सांसद बनके वो बाहर आए हैं। लेकिन गोरखपुर की जब हम धीरेन्द्र बात करते हैं तो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए केवल जीत दर्ज करना एक चुनौती नहीं होगा, वो जीत का जो अंतर होगा उस पर क्योंकि चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही है, वो एक बड़ी चुनौती है। इसी के साथ साथ गोरखपुर के ही अंदर जो और विधानसभा सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जिन सीटों पर जीत हासिल की थी उसको बरकरार रखना भी एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर साख की बात जो है वो आ जाती है। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ अभी पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे हुए हैं, उसके बाद मतदान करने के लिए यकीनन वो मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। कब तक पहुंचेंगे मतदान केंद्र पर सीएम योगी आदित्यनाथ? देखिए, इस समय जो मतदान का उनके निर्धारित किया गया है वो 7 बजे का है। हालांकि 7:15 बजे के लगभग गोरक्षपीठ के बगल में ही जो प्राथमिक स्कूल है वहां पे जाते हैं योगी आदित्यनाथ। उनके साथ जो मठ के साधु सन्यासी हैं, जो मठ में तमाम लोग हैं, वो भी मतदान करने के लिए जाते हैं। और पैदल मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी है जो मतदान केंद्र है, वहाँ पे पैदल अपनी पूरी टीम के साथ योगी आदित्यनाथ पहुँचते हैं, मतदान करते हैं। मतदान के बाद जो वहाँ पे तमाम मीडिया कर्मी हैं उनसे बात भी करते हैं। मतदान दूसरे लोगों को करने के लिए वहाँ पे प्रेरित भी करते हैं। और जिस तरह से हमने अभी उनकी बातों को सुना, और हम अगर गोरखपुर के समीकरण की बात करें, गोरखपुर सदर सीट के समीकरण की बात करें, तो जब बीजेपी की स्थापना नहीं हुई थी, जनसंघ जब से था, तब से ये जो सीट है वो मठ के कब्जे में रही है। प्रत्याशी कोई भी हो, मठ का आशीर्वाद अगर उसके ऊपर है तो निश्चित रूप से जीत उसको हमेशा यहाँ पे मिलती रही है। चाहे वो बीजेपी का प्रत्याशी हो या फिर बीजेपी के खिलाफ जाकर के साल 2002 में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को हराया था बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ और जिताया था उस अपने प्रत्याशी को, तो निश्चित रूप से मठ का प्रभाव है कि यहाँ पे जनता पार्टी नहीं देखती, यहाँ पे जनता ये देखती है कि पीठ किसको अपना आशीर्वाद दे रहा है। इस बार खुद पीठाधीश्वर मैदान में है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे इस बार जीत हार की बात ही नहीं है। अंतर कितना होगा और जीत कितनी बड़ी होगी ये देखने वाली बात होगी गोरखपुर की सदर सीट पे। जी दीपक, शुभावती शुक्ला क्योंकि ब्राह्मण बाहुल्य सीट इसे माना जाता है और समाजवादी पार्टी की तरफ से ब्राह्मण उम्मीदवार मैदान में उतारा गया है, क्या कुछ समीकरण बदलेंगे इस बार? देखिए, शुभावती शुक्ला को जो यहाँ पे उतारा गया है समाजवादी पार्टी के द्वारा,
उपेंद्र दत्त शुक्ल जो उनके पति, वो बीजेपी में एक बड़े लीडर थे, प्रदेश उपाध्यक्ष थे, गोरखपुर क्षेत्र के वो अध्यक्ष रहे। कई बार वो यहाँ पे चुनाव भी लड़े, हालांकि 2018 के बाई इलेक्शन में चुनाव लड़े थे, लेकिन उस समय सपा और बसपा के गठबंधन की वजह से वो चुनाव हार गए थे और प्रवीण निषाद यहाँ से चुनाव लड़े थे। लेकिन मठ के वो भी करीबी थे और उनके निधन के बाद से उनके परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनको तवज्जो नहीं दी, किसी ने उनको आकर के उनका हाल नहीं लिया, कोई आर्थिक मदद नहीं की, और इसी मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने इस परिवार को अपने साथ लिया और उनकी पत्नी शुभांगी शुक्ला को यहाँ पे उतारा है। हालांकि जो गोरखपुर सीट की अगर बात करें, सदर सीट की बात करें, तो समाजवादी पार्टी के यहाँ पे 25 से 30 हजार वोट हैं अभी भी, जो खासी मतलब एक पार्टी में कोई भी कैंडिडेट है उसके साथ ही जाते हैं। लेकिन शुभांगी शुक्ला के साथ जो ब्राह्मण कैंडिडेट उतार करके और जिस तरह से ठाकुर ब्राह्मण करने की बात यहाँ पे की गई है, वो फिलहाल अभी जिस सीट पे उतारा गया है उस सीट पे मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुकाबले में है। चाहे शुभांगी शुक्ला हो, विजय श्रीवास्तव जो आम आदमी पार्टी से हैं, इसके अलावा यहाँ पे बीएसपी से ख्वाजा शमसुद्दीन है, इन सभी लोगों की लड़ाई खुद अपने में है कि हम कितना वोट पाते हैं और कितना, अगर हम वोट पा रहे हैं तो क्या अपनी जमानत जब्त कराएंगे या फिर जो बचा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल इन लोगों के सामने होगा। जीत हार की बात की अगर हम करें तो 95,000 जो लगभग वोटर हैं गोरखपुर सदर सीट में, वो कायस्थ वोटर हैं। और कायस्थ वोटर में कभी अगर हम पिछले कई दशकों की बात करें तो कभी बंटवारा नहीं होता, वो सीधे पीठ के साथ ही जुड़े होते हैं, पीठ के साथ जो भी प्रत्याशी होता है उसके साथ जाते हैं। कमोबेश स्थिति इस बार भी वही है। दूसरे समीकरणों की अगर बात करें तो इस सीट पर जाति समीकरण कहीं ना कहीं पीछे होते हैं। यहाँ पर पीठ के साथ जो जुड़े होते हैं, किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, वो कैंडिडेट के साथ ही जाते हैं। तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ के सामने कोई चुनौती फिलहाल गोरखपुर में नजर नहीं आ रही है अपनी सीट के लिए। जीत का अंतर कितना बड़ा होगा, जब हम बात करते हैं, एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रहे थे और चाहेंगे कि आप जरा दर्शकों को भी बताएं, अभी भी ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण फैक्टर है क्या यहाँ पर? जी देखिए, बिल्कुल वो सिर्फ गोरखपुर ही बात नहीं, पूरे प्रदेश में ये स्थिति है। क्योंकि अभी पिछले अगर हम 2 साल पहले जाएं तो जिस तरह से बताया गया कि ब्राह्मण नाराज हैं इस सरकार से, और ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करने के लिए जितिन प्रसाद को लाया गया कांग्रेस से। इसके अलावा तमाम जो शिव प्रताप शुक्ला जो पूर्व मंत्री थे, उनको ब्राह्मणों को खुश करने के लिए कमेटी बना करके उसका अध्यक्ष बनाया गया, ताकि चुनाव में जो ब्राह्मण नाराज हैं उनके बीच में जाकर उनकी नाराजगी को दूर करें। तो निश्चित रूप से फैक्टर तो सिर्फ गोरखपुर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में था, और जो नाराजगी थी उसको दूर करने की बीजेपी ने अपने तरफ से कोशिश भी की थी। हालांकि ये कोशिश कितनी रंग लाई, ब्राह्मण कितने उनके साथ आकर के जुड़े, ये तो अब 10 तारीख को पता चलेगा जब पूरी तरह से काउंटिंग का जो रिजल्ट है वो सामने आएगा। लेकिन नाराजगी तो थी और इस नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी ने अपने स्तर से कोशिश भी की थी। दीपक, पिछली बार के अगर चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो 8 सीटें बीजेपी को गोरखपुर से मिली थी। एक सीट जहां पर ब्राह्मण बाहुल वोटर्स हैं, बीजेपी की लहर के बावजूद भी वहां पर न समाजवादी पार्टी जीत पाई और ना ही बीजेपी वहां पर जीत पाई। चुल्लू पार विधानसभा सीट। जी देखिए, हम चिल्लू पार के साथ साथ एक और विधानसभा सीट जो महाराजगंज में है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। वो सीट है नौतनवा विधानसभा। ये दोनों सीटें ऐसी हैं जहां पे एक तरीके से अगर कहें तो एक खास परिवार का वहां पे प्रभाव रहा है। गोरखपुर के चिल्लू पार सीट पे हरशंकर तिवारी का प्रभाव रहा है। वो इसके पहले जब चुनाव लड़ते थे, जब वो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, प्रदेश में सरकार कोई भी हो, लोकतांत्रिक कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे और उस सरकार के साथ वो उनका गठबंधन होता था। तो कई दशकों से ये परिवार जो है वहां पे अपना जो छत्र छाया है वो वहां पे बनाए रखता था और वहां से जीतता था। अगर हम 2009 की बात करें तो राजेश त्रिपाठी ने पहली बार वहां पे प्रत्याशी जो थे हरशंकर तिवारी, उनको हराया था। और जो मिथक था कि ये परिवार हमेशा यहाँ से जीतेगा, उसको तोड़ा था। 17 की जो स्थिति थी, 17 में 12 से लेकर के 17 तक जब राजेश त्रिपाठी वहाँ पे थे तो थोड़ी सी उनको लेकर के लोगों में नाराजगी थी कि क्षेत्र में जाते नहीं हैं, और मंत्री भी थे उसके पहले की सरकारों में, तो उस दौरान भी कुछ विवाद उनके साथ जुड़े थे। तो एक बार फिर लोगों ने हरशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी पे भरोसा किया था चिल्लू पार में। लेकिन इस बार परिस्थितियां थोड़ी सी अलग है। विनय शंकर तिवारी इस बार समाजवादी पार्टी के साथ हैं और वहाँ पे हरशंकर तिवारी के बेटे के सामने फिर एक बार राजेश त्रिपाठी हैं। और इसमें जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो राजेंद्र जो पहलवान है वहाँ पे बीएसपी से, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ब्राह्मण वोट बैंक वहाँ पे काफ़ी अधिक है। ऐसे में बंटवारा जो ब्राह्मणों के वोटों का होगा वो कहीं न कहीं जो एक लाभ
की बात होती है वो राजेंद्र सिंह पहलवान के पक्ष में जा सकता है। हमने इसीलिए कहा कि 8 सीटों पर सीधे तौर पे बीजेपी यहाँ पे काफ़ी विनिंग स्थिति में दिख रही है, लेकिन एक सीट जो अभी भी चिल्लू पार है वो फंसा हुआ है। यही स्थिति हम महाराजगंज के नौतनवा सीट की बात करें, प्रदेश में देश में मुद्दे कोई भी होता हो, हम 90 के दशक की बात करें, मंडल का मुद्दा पूरे देश में छाया रहा, लेकिन नौतनवा सीट पर इसका कोई प्रभाव नहीं रहा। वहाँ पर भी 2 परिवारों के बीच में आज भी मुकाबला होता है, अमरमणि त्रिपाठी और अखिलेश सिंह का जो परिवार है। इन्हीं परिवारों के लोग वहाँ पर विधायक बनते चले आ रहे हैं। वहाँ के लोगों को मुद्दों से मतलब नहीं होता है, परिवार में कौन आ रहा है, और हर बार परिवार एक नए मुद्दे के साथ वहाँ के जो परिवार में एक विधायक के बाद दूसरे विधायक को चांस देता है। तो जातीय समीकरण भी कहीं ना कहीं इस जगह दोनों जगहों पे हावी है, और यही कारण है कि चुनाव जो परिणाम होते हैं हमेशा कुछ अलग होते हैं। वापस लौटेंगे, एक बार जरा तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएं और बताएं भी। गोरखपुर से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। मतदान करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए वो यहाँ पहुंचे हैं। गोरखनाथ मठ जो एक निर्णायक भूमिका निभाता हुआ नजर आता है गोरखपुर में हमेशा से ही, तो पीठाधीश्वर खुद पहुंचे हैं और गोरखनाथ मंदिर में भगवान का आशीर्वाद वो ले रहे हैं। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, अगर हम गोरखनाथ मठ की बात करें, एक बार अगर आप हमारे दर्शकों को जरा इसकी भूमिका समझाएं कि किस तरीके से ये सियासत पर भी वहां प्रभाव डालता है। देखिए, मठ की सियासत की अगर बात करें तो ये मठ की सियासत जब यहाँ पे योगी आदित्यनाथ के गुरु जो अवैधनाथ थे और उनके गुरु महंत दिग्विजयनाथ, जब वो पहली बार सियासत में आया और सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे अगर कहें तो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना करके जो शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाया, उसके साथ लोग मठ से जुड़ना शुरू हुए। और मठ यहाँ पे पूरे पूर्वांचल में ना कहें पूरे प्रदेश में आस्था का एक सबसे बड़ा केंद्र है। और यही कारण है कि आस्था के साथ जब इस मठ के लोग, इस मठ के जो मठाधीश थे, वो जब सियासत में आए और लोगों की जो दिक्कतें थी तो उसको दूर करने का प्रयास किया, तो लोगों का जो जुड़ाव है स्वाभाविक रूप से साथ चलता रहा है। और महंत दिग्विजयनाथ के बाद फिर उनके जो शिष्य थे महंत अवैधनाथ और फिर योगी आदित्यनाथ, वो सियासत में आए। मठ ने तमाम जो यहाँ पे पुरानी चीज़ें थी उसको भी तोड़ने की कोशिश की, जो तमाम किंवदंतियाँ थी उसको भी तोड़ने की कोशिश की कि मठ के जो मठाधीश होते हैं वो सिर्फ जो मठों में ही सीमित नहीं होते हैं, लोगों के मुद्दों को लेकर सड़कों पर भी उतर सकते हैं। ये योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया। साल 1998 में जब योगी आदित्यनाथ पहली बार सांसद बने थे, उसके बाद से जिस तरह से लगातार विपक्ष में होते हुए भी वो मुखर रहे, सड़क से लेकर के संसद तक लोगों के मुद्दे को उन्होंने उठाया, और जिस तरह से उनकी भाषा शैली और आक्रामक जो उनका व्यक्तित्व था उसको लेकर के लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। और बाद में जब उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की तो सिर्फ गोरखपुर नहीं बल्कि आसपास के तमाम जो जिले हैं वहाँ से लोगों का उनके साथ जुड़ाव होना शुरू हुआ, और एक हिंदू नेता, एक हिंदुत्व छवि वाले व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान बननी शुरू हुई। तो निश्चित रूप से मठ का जो एक प्रभाव है उसको बढ़ाने में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी भूमिका रही है। और यही कारण कि आज सिर्फ मठ धार्मिक नहीं बल्कि सियासी रूप से भी पूरे पूर्वांचल में एक बड़ा महत्व रखता है, और प्रत्याशी कोई भी हो बीजेपी का, वो कहीं न कहीं मठ से उसको आशीर्वाद मिलता है, तभी वो जाकर के यहाँ पे चुनाव लड़ता है। और सिर्फ आज की बात नहीं, पिछले हम अगर 2-3 दशकों की बात करें, इसके पीछे का कारण ये भी रहा है क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कोई स्टेबल चेहरा या स्टेबल नेता नहीं दे पाई है अपनी तरफ से इस क्षेत्र में। देखिए, अगर हम यहाँ पे कुछ चेहरों की बात करें, विपक्ष के चेहरों की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी से यहाँ पे यमुना निषाद हो, एक नेता थे, वो निषादों के बड़े नेता थे, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे, वो यहाँ पे काफ़ी उन्होंने मुकाबला देने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ के सामने भी आए, उनके गुरु महंत अवैधनाथ के सामने भी आए, लेकिन वो मुकाबला ही दे पाए, जीत हासिल नहीं कर पाए। तमाम बार वो चुनाव लड़े थे लेकिन उसके बावजूद वो हार गए थे।